आज हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं जनराष्ट्रवाद 1919 से 1942 तक। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका में अंग्रेजों के विरुद्ध अपने अहिंसात्मक संघर्ष व सत्याग्रह की अवधारणा के कारण प्रसिद्ध हो चुके थे, किंतु भारत में अभी ज़्यादा लोग उन्हें नहीं जानते थे। भारत में गांधी जी आमजन उनके पहले सार्वजनिक भाषण, जो उन्होंने 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर दिया था, के बाद जानने लगे। इस भाषण में उन्होंने लीग से हटकर आमजन की दुर्दशा की और वहां उपस्थित राजा महाराजाओं व अन्य महत्वपूर्ण लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। आमजन को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने का श्रेय गांधी जी को ही दिया जाता है। जिस समय गांधी जी भारत आए उस समय प्रथम महायुद्ध का दौर चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें केसरे हिंद सम्मान से सम्मानित किया। युद्ध के दिनों में गांधी जी ने भारतीय युवाओं को सेना में भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया था, जिसके लिए उन्हें कुछ लोग सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहने लगे थे। गांधी जी ने भारत आने पर 1915 में अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। यह आश्रम 1915 ईस्वी में कोचरब में स्थापित हुआ। फिर 1917 ईस्वी में इसे साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। अपने राजनीतिक गुरु गोखले, जिसको गांधी ने गोखले पर गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तिका लिखी थी, की राय के अनुरूप गांधी जी ने 1 वर्ष भारत की राजनीति का अध्ययन किया। गांधी जी ने 1915 ईस्वी में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। गांधी जी ने 1909 में लिखी अपनी पुस्तक हिंद स्वराज्य में स्वशासन की विस्तृत व्याख्या की। यह पुस्तक गांधी जी ने इंग्लैंड से दक्षिणी अफ्रीका की यात्रा करते समय लिखी थी। भारत में 1917 से 1918 के बीच गांधी जी ने 3 संघर्ष, चंपारण और खेड़ा का किसान आंदोलन तथा अहमदाबाद के मजदूर आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। अब हम पढ़ रहे हैं चंपारण किसान आंदोलन। देखिए, इस एग्जाम में पूछा जाता है कॉलम मैचिंग के क्वेश्चन में कि भाई, और ए जैसे ए बी पहले कौन सा था, ए बी सी ऐसे क्रम पूछ लिया जाए। तो सबसे पहले चंपारण किसान आंदोलन कब? 1917 में। भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन 1917 का चंपारण बिहार किसान आंदोलन था। यहाँ 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में गोरे बागान मालिकों ने स्थानीय किसानों से एक अनुबंध करा लिया, जिसके अनुसार किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे 3 कठिया पद्धति कहा जाता था। चंपारण किसान आंदोलन की दृष्टि से कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 का ऐतिहासिक महत्व है। इस अधिवेशन में न केवल बिहार के वकील ब्रजकिशोर प्रसाद द्वारा बोलने के बाद एक प्रस्ताव पास हुआ, बल्कि इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी को किसानों के कष्टों की मुक्ति के लिए चंपारण आमंत्रित किया। अप्रैल 1917 में गांधी चंपारण पहुंच गए। उनके खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन का मुकदमा चलाया गया। बाद में यह मुकदमा वापस ले लिया गया और उन्हें जांच करने दी गई। गांधी ने अपने सहयोगियों, जिन्हें ज्यूडिथ ब्राउन ने सब कॉन्ट्रैक्टर्स की संज्ञा दी है, वकील अनुग्रह नारायण सिन्हा, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारेख, जेबी कृपलानी आदि के साथ संपूर्ण इलाके का व्यापक दौरा किया।
चंपारण सत्याग्रह व 1917 के समय ही पहली बार गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह करने की धमकी दी थी। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद ही रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा। खेड़ा किसान आंदोलन 1918 खेड़ा गुजरात किसान आंदोलन में गांधी की अध्यक्षता वाली गुजरात सभा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खेड़ा सत्याग्रह 1918 भारत में गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह था। खेड़ा सत्याग्रह खेड़ा के किसानों ने जनवरी 1918 में गुजरात सभा के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए गांधी को आमंत्रित किया। टक्कर बापा, जिन्होंने जनजातीय लोगों को आदिवासी नाम दिया था, ने भी जांच कर किसानों की शिकायतों के संदर्भ एक रिपोर्ट तैयार की। बाईस मार्च 1918 को गांधी ने यह आंदोलन अपने हाथ में ले लिया और फसल 25% से कम होने पर भू राजस्व न जमा करवाने का आह्वान किया। हालांकि तब तक गरीब किसानों को डरा धमकाकर काफी भू राजस्व वसूल कर लिया गया था। गांधी ने इंदुलाल याग्निक, स्थानीय वकील वल्लभ भाई पटेल, शंकरलाल बेकर, अनुसुईयाबेन, महादेव देसाई आदि के साथ खेड़ा जिले के गांव का दौरा किया। यह आंदोलन आंशिक रूप से सफल रहा क्योंकि सरकार ने बिना घोषणा किए लगान वसूली को स्थगित कर दिया था। अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन अहमदाबाद के मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच फरवरी-मार्च 1918 को प्लेग बोनस को लेकर विवाद पर आरंभ हुआ। प्लेग बोनस से गुजरात में मजदूरों को मालिकों की ओर से प्लेग फैलने के कारण दिया जाता था 1917 से, जिसे कालांतर में बंद कर दिया गया। मजदूरों का कहना था कि जो बोनस प्लेग उन्हें मिल रहा है वह प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद बढ़ी महंगाई की तुलना में बहुत कम है, इसलिए इसे समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। मिल मालिकों ने मजदूरों को 20% बोनस देने का निर्णय लिया और धमकी दी कि जो यह बोनस स्वीकार नहीं करेगा उसे नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। गांधी जी ने मजदूरों को 35% बोनस दिए जाने का समर्थन किया। मार्च 1918 में मजदूर हड़ताल पर चले गए। 15 मार्च को गांधी जी खुद भूख हड़ताल पर बैठ गए। गांधी जी के अनशन पर बैठने के बाद मिल मालिक सारे मामलों को ट्रिब्यूनल को सौंपने के लिए तैयार हो गए। ट्रिब्यूनल ने श्रमिकों को 35% बोनस देने का फैसला लिया। इस तरह आंदोलन समाप्त हो गया। भारत में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह के आरंभिक प्रयोगों ने उन्हें जनसाधारण के अधिक समीप ला दिया, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र के किसान, शहरों के मजदूर आदि शामिल थे। राष्ट्रीय आंदोलन को गांधी जी द्वारा दी गई यह एक महान देन थी। 1919 ईस्वी का रोलेट एक्ट भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति को नियुक्त किया, जिसे आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। रोलेट समिति के सुझावों के आधार पर फरवरी 1919 को केंद्रीय विधान परिषद में 2 विधेयक पेश किए गए, जिनमें एक विधेयक परिषद के भारतीय सदस्यों के विरोध के बाद भी पास हो गया। मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ विधेयक रोलेट एक्ट
या रोलेट अधिनियम के नाम से जाना गया। रोलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। यह कथन मोतीलाल नेहरू का था। रोलेट एक्ट को भारतीय जनता ने काला कानून कहकर आलोचना की। गांधी जी ने रोलेट एक्ट की आलोचना करते हुए इसके विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की। 6 अप्रैल 1919 6 अप्रैल 1919 पहले इसके लिए 30 मार्च की तारीख तय की गई थी, जिसे बदलकर, जिसे नहीं है ये जिससे है, बदलकर 6 अप्रैल किया गया था। को गांधी जी के अनुरोध पर देश भर में हड़तालों का आयोजन किया गया। हिंसा की छोटी मोटी घटनाओं के कारण गांधी जी का पंजाब और दिल्ली में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। दूसरा जो पॉइंट है वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। तो पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध प्रदर्शन हेतु 10 अप्रैल को निकाले गए एक शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाकर कुछ निहत्थे आंदोलनकारियों को मार दिया, जिससे स्थिति बेकाबू हो गई। परिणाम स्वरूप 12 अप्रैल को सेना बुलाई गई। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में गोलीकांड और नेताओं किचलू सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। सभा स्थल पर उपस्थित अंग्रेज जनरल डायर, ध्यान रखें इस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था, ने बिना कोई पूर्व सूचना या चेतावनी के भीड़ पर गोली चलवा दी, जिसमें करीब 1000 लोग मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 10 मिनट तक हुई गोलाबारी में करीब 300 गुणेतर 379 व्यक्ति मारे गए और 1200 घायल हुए। 13 अप्रैल 1919 की इस भयंकर त्रासदी ने कठोर से कठोर मानव के हृदय को भी दहला दिया, जिसे राष्ट्र की सोई हुई आत्मा को झकझोर डाला और राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा बदल दी। हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट व सर की उपाधि वापस कर दी। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने त्यागपत्र दे दिया। चारों ओर से दबाव बढ़ने पर सरकार ने इस हत्याकांड की जांच हेतु एक जांच समिति की नियुक्ति की, जिसके सदस्य थे लॉर्ड हंटर, मिस्टर जस्टिस रेस्किन, मिस्टर राइस, सर जॉर्ज बैरो, सर टॉमस स्मिथ, सर चिमनलाल शीतल वार्ड, साहबजादा सुल्तान अहमद तथा जगत नारायण। हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अमृतसर की तत्कालीन परिस्थितियों में मार्शल लॉ लगाना और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गोली चलाना आवश्यक था, लेकिन डायर ने अपने कर्तव्य को गलत समझा और तर्कसंगत आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया। फिर भी उसने ईमानदारी के साथ जो उचित समझा वही किया। गांधी ने इस रिपोर्ट को निर्लज लीलापोती बताया। हत्याकांड के दोषी लोगों को बचाने के लिए सरकार ने हंटर कमीशन की रिपोर्ट आने से पूर्व ही इंडेमिनिटी बिल पास कर लिया था। सजा के रूप में डायर को नौकरी से बर्खास्त किया गया। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में डायर की प्रशंसा में भाषण दिए गए और उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया तथा सम्मानार्थ स्वॉर्ड ऑफ ऑनर
और 20,000 पाउंड की धनराशि दी गई। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की गई। समिति के अन्य सदस्य थे मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, तैयबजी और जयकर। कांग्रेस जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में डायर की निंदा करते हुए उस पर विवेकहीन होकर भावावेश में कदम उठाने का आरोप लगाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में आकस्मिक परिवर्तन आया, जिसने खिलाफत आंदोलन शुरू होने पर अधिक उग्र रूप धारण कर लिया। माइकल और डायर का वध लंदन में एक भारतीय वीर क्रांतिकारी उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को किया था, जबकि जनरल डायर 1927 ईस्वी में लकवे से मर गया था। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो सितंबर 1920 में तीसरा कौन सा आता है? खिलाफत आंदोलन। सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा जलियांवाला कांड और खिलाफत था। भारत के मुसलमान तुर्की, जिनको टर्की भी कहते हैं, के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा, जिसको सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक नेता मानते थे, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था। युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन करने का निश्चय किया, जिससे भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति तुर्की के प्रति हो गई। हाकिम अजमल खान, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, मौलाना अल हसन अब्दुल बारी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, शौकत अली आदि तुर्की के समर्थक थे। अली बंधुओं, जिनको मोहम्मद और शौकत अली भी कहा गया, ने अपने पत्र कॉमरेड में तुर्की एवं इस्लामी की परंपराओं के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध शुरू हुए खिलाफत आंदोलन ने उस समय अधिक जोर पकड़ लिया जब उसमें गांधी जी ने हिस्सेदारी की। गांधी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना। अनेक शब्दों में खिलाफत आंदोलन हिंदुओं और मुसलमानों को एकता के सूत्र में बांधने का अवसर है, जो हमें अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलने वाला है। 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। दिल्ली में 24 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई। गांधी ने खिलाफत कमेटी को सलाह दी कि उनके सामने एकमात्र रास्ता असहयोग आंदोलन का है। समिति द्वारा गांधी का यह सुझाव मान लिया गया। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्रवाई करने, विधान परिषदों का बहिष्कार करने तथा असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। चौथा क्या है? असहयोग आंदोलन। 1920 से 21 रोलेट एक्ट। जलियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन के जवाब में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा कर दी। कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में पास हुए असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव का दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव CR दास ने रखा, जो पहले इसके विरोधी थे। ध्यान दें इस बात पर कि कलकत्ता अधिवेशन में यह प्रस्ताव गांधी जी ने रखा था।
विशेष कलकत्ता अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता लाला लाजपत राय व नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता का विजय चक्रवर्ती राघवाचार्य ने की थी। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन का विशेष महत्व है क्योंकि इसे अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव की पुष्टि के साथ ही दो और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहले निर्णय के अंतर्गत कांग्रेस ने अब ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन का अपना लक्ष्य त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यक हो तो उसके बाहर स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया। नागपुर अधिवेशन के बाद स्वराज के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कांग्रेस ने अब केवल संवैधानिक उपायों के स्थान पर सभी शांतिमय और उचित उपाय, जिसमें केवल आवेदन और अपील भेजना ही शामिल नहीं था, अपितु सरकार को कर देने से मना करने जैसी सीधी कार्रवाई भी शामिल थी, को अपनाने पर जोर दिया। कांग्रेस की नीतियों में आए परिवर्तन के विरोध में एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, विपिन चंद्र पाल, सर नारायण चंद्रावकर और शंकर नायर ने कांग्रेस को छोड़ दिया। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के दो प्रमुख भाग थे, जिसमें एक रचनात्मक तथा दूसरा नकारात्मक था। रचनात्मक कार्यक्रमों में शामिल था राष्ट्रीय विद्यालयों तथा पंचायती अदालतों की स्थापना, अस्पृश्यता का अंत, हिंदू मुस्लिम एकता, स्वदेशी का प्रसार और कताई बुनाई। नकारात्मक कार्यों में मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार हैं। पहला है सरकारी उपाधियों, प्रशस्ति पत्रों को लौटाना, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, विदेशी कपड़ों आदि का बहिष्कार, सरकारी उत्सवों समारोहों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा स्वदेशी का प्रचार। अवैतनिक पदों से तथा स्थानीय निकायों के नामांकित पदों से त्याग पत्र। असहयोग आंदोलन की शुरुआत के समय ही कांग्रेस को तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 का एक बड़ा सदमा झेलना पड़ा। तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को शुरू कर दिया गया। इस आंदोलन के प्रारंभ में गांधी जी ने कहा था कि अगर यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू होते हैं तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य प्राप्त हो जाएगा। पश्चिमी भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन अभूतपूर्व सफलता मिली। शिक्षा संस्थाओं का असहयोग आंदोलन के समय सर्वाधिक बहिष्कार बंगाल में हुआ। नेशनल कॉलेज कलकत्ता के सुभाष चंद्र बोस प्रधानाचार्य रहे। पंजाब में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में शिक्षा का बहिष्कार किया गया। इस दौरान काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, गुजरात विद्यापीठ जैसे राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई। आंदोलन के दौरान कई वरिष्ठ वकील एवं बैरिस्टर जैसे मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आसफ अली सियारदास, विट्ठल भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद आदि न्यायालयों का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े। गांधी जी ने अपना केसरी हिंद, जुलू युद्ध पदक और बोहर पदक वापस कर दिया। गांधी जी का अनुकरण कर सैकड़ों अन्य भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार से मिले पदकों को वापस कर दिया। बहिष्कार आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सर्वाधिक सफल रहा।
विदेशी कपड़ों की आंदोलन के समय सार्वजनिक होली जलाई गई। विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन 1921 में जिस समय गांधी जी खादी के महत्व को समझा रहे थे, उसी समय किसी एक कार्यकर्ता ने कहा कि गांधी खादी बहुत महंगी है। इस पर गांधी ने लोगों को कम कपड़े पहनने की सलाह देते हुए खुद भी जीवन भर मात्र लंगोटी पहनने का निश्चय कर उसे पूरा किया। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के दिन, सरकार की क्रूर दमन नीति के प्रति विरोध प्रकट करने के दिन समूचे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। वेल्स के बंबई पहुंचने पर वहां की सड़कें वीरान एवं उजड़ी हुई नजर आई। दमन की नीति से असहयोग आंदोलन को कुचलने में असमर्थ होने के बाद सरकार ने कांग्रेस और खिलाफत कमेटी दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही वर्ष की समाप्ति पर अली बंधुओं, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मौलाना आजाद आदि नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। खिलाफत और असहयोग आंदोलन हिंदुओं और मुसलमानों को नजदीक लाने में प्रभावकारी सिद्ध हुआ। मुसलमानों ने कट्टर आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद को जामा मस्जिद से भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। दूसरी ओर सिखों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की चाबियां मुसलमान नेता डॉक्टर किंचलू को सौंप दी थी। पांचवा है असहयोग आंदोलन की समाप्ति। असहयोग आंदोलन जब अपने चरम पर था, तभी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरी चोरी गांव में निहत्थे किसानों पर गोली चलाने के कारण भीड़ क्या हो गई, उत्तेजित हो गई। भीड़ ने थाने को घेर कर आग लगा दी और इसमें जलकर 22 पुलिसकर्मी मारे गए। कितनी तारीख थी? 4 फरवरी 1922 को। चोरी चोरा की घटना की तिथि कुछ स्रोतों में 5 फरवरी भी मिलती है, कुछ स्रोतों में मिलती है। वैसे तो अगर ऑप्शन में 4 और 5 दोनों दी जाए तो दोनों ऑप्शन करना है। अगर ए में 4 और बी में 5 ऐसे दिया जाए तो हमें 4 ही करनी है, और अगर 5 आ जाए तो हमें 5 को मान्य रखना है। चोरी चोरा की घटना से गांधी जी इतने आहत हुए कि 12 फरवरी 1922 को बारडोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया और आंदोलन समाप्त हो गया। जिस समय जनता का उत्साह अपने चरम बिंदु पर था, उस समय गांधी जी द्वारा आंदोलन को वापस लेने के निर्णय से देश को आघात पहुंचा। मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल और सी राजगोपालाचारी, सी आर दास, अली बंधु आदि ने गांधी के इस निर्णय की आलोचना की। आंदोलन को समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा कि आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रपूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। इस अवसर पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जिस समय जनता की उत्साह अपने चरम पर था, उस समय पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं था। आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमजोर हुई। सरकार ने इस स्थिति का फायदा उठाकर 10 मार्च 1922 को गांधी को गिरफ्तार कर लिया। न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी को असंतोष भड़काने के अपराध में 6 वर्ष की कैद की सजा सुना दी। छठा है असहयोग आंदोलन।
एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव था ये। असहयोग आंदोलन सचमुच भारत का पहला जन आंदोलन था। इसका सूत्रपात एक क्रांतिकारी कदम था जिसने कांग्रेस के स्वरूप और स्वभाव में मूलभूत परिवर्तन ला दिया। कांग्रेस अब लोकप्रिय लोकतंत्री अखिल भारतीय संस्था तथा भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध अहिंसात्मक विद्रोह का माध्यम बन गई। असहयोग आंदोलन के आकस्मिक स्थगन से खिलाफत के मुद्दे का भी अंत हो गया। हिंदू मुस्लिम एकता भी समाप्त हो गई। सांप्रदायिकता का बोलबाला हो गया। चुनाव द्वारा विधानमंडल में प्रवेश के प्रस्ताव को अस्वीकार करने पर गया कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष सी आर दास व मोतीलाल ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया एवं 31 दिसंबर 1922 को स्वराज्य पार्टी के गठन की घोषणा की। 1 जनवरी 1923 से यह पार्टी अस्तित्व में आ गई। मार्च 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में इसका पहला अधिवेशन हुआ। सी आर दास स्वराज्य पार्टी के अध्यक्ष व मोतीलाल नेहरू सचिव थे। सितंबर 1923 में दिल्ली में मौलाना आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में स्वराज्य पार्टी व उनके कार्यक्रमों को कांग्रेस के अंतर्गत ही मान्यता दी गई। इस प्रकार कांग्रेस एक और विभाजन से बच गई। 1923 के चुनाव में स्वराज्यों ने केंद्रीय विधानमंडल की 101 में से 42 सीटों पर जीत हासिल की। अब बात आती है गांधी-दास समझौता। 6 नवंबर 1924 ईस्वी को गांधी जी, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के मध्य बंबई में एक समझौता हुआ जिसके अंतर्गत यह तय हुआ कि स्वराज पार्टी अपना काम कांग्रेस से स्वतंत्र होकर एक स्वायत्त निकाय के रूप में करेगी तथा स्वराज पार्टी का अलग सचिवालय होगा। यह समझौता गांधी-दास समझौता के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद 7वां पॉइंट आता है साइमन कमीशन, जो 1927 से 28 के बीच है। श्वेत कमीशन भी कहते हैं जिसको। 1919 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया था कि अधिनियम के पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो इस बात की जांच करेगा कि अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा है तथा भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। आयोग की नियुक्ति 10 वर्ष बाद की जानी थी, लेकिन ब्रिटेन की तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी क्योंकि उसे यह आशंका थी कि 2 वर्ष बाद लेबर दल की सरकार भारत समर्थक सदस्यों वाले वैधानिक आयोग की नियुक्ति कर सकती है। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में कुल 7 सदस्य थे, अध्यक्ष सहित। चूंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए कांग्रेसियों ने इसे श्वेत कमीशन कहा। 11 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद में हुए एक सर्वदलीय सम्मेलन में आयोग में एक भी भारतीय सदस्यों को न नियुक्त किए जाने के कारण इसके बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 3 फरवरी 1928 को आयोग बंबई पहुंचा। उस दिन पूरी बंबई में हड़ताल का आयोजन कर काले झंडे के साथ साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। लाहौर में बीमारी की हालत में भी लाला लाजपत राय आयोग की विरोध करने वाली एक बड़ी भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। पुलिस ने इतने बर्बर तरीके से उन्हें पीटा कि कुछ दिन बाद लाला जी की मृत्यु हो गई। मरने से पूर्व लाला लाजपत राय का यह कथन ऐतिहासिक सिद्ध हुआ कि मेरे ऊपर जो लाठियों के प्रहार किए गए हैं वही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा।
8वां है नेहरू रिपोर्ट 1928। साइमन आयोग की नियुक्ति के समय ही ब्रिटिश सरकार में भारत सचिव लॉर्ड बकेनहेम ने भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रखी कि वे एक ऐसा संविधान बनाकर तैयार करें जो भारत के सभी लोगों को मान्य हो। भारतीय नेताओं में इस चुनौती को स्वीकार करते हुए फरवरी 1928 में दिल्ली ने आयोजित प्रथम सर्वदलीय सम्मेलन अध्यक्ष डॉक्टर अंसारी में, जिसमें कुल करीब 29 दलों ने हिस्सा लिया था, इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें एक ऐसे संविधान निर्माण की योजना थी जिसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था होगी। 11 मई 1928 को बंबई में हुए दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई, जिसे भारत के संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करना था। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्थापित समिति के अन्य सदस्य थे सर तेज बहादुर सप्पू, सुभाष चंद्र बोस, एन.एम. जोशी, जेकर एम.एस. आणे, सरदार मंगल सिंह, अली इमाम, जीव आर प्रधान, शोएब कुरैशी आदि। जवाहरलाल नेहरू इस समिति के सचिव थे। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। गांधी जी के प्रस्ताव के अनुसार सरकार को 1 वर्ष का समय दिया गया और चेतावनी दी गई यदि 1 वर्ष के भीतर नेहरू रिपोर्ट में प्रस्तावित संवैधानिक योजना को स्वीकार कर डोमिनियन स्टेट का दर्जा न दिया गया तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज से कम किसी भी प्रस्ताव पर समझौता नहीं करेगी। नेहरू रिपोर्ट क्या कहती है कि भारत को अधिराज्य डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिले, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को समाप्त कर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली लागू की जाए, केंद्र व जिन प्रांतों में मुस्लिम अल्पसंख्यक है उनमें कुछ स्थान मुस्लिमों के लिए आरक्षित किए जाएं, जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हो, पंजाब व बंगाल आदि वहां यह व्यवस्था नहीं हो। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए। 19 मौलिक अधिकारों की मांग, महिलाओं को समान अधिकार, वयस्क मताधिकार आदि। केंद्र तथा राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका हो, प्रतिनिधि सदन, निम्न सदन, कार्यकाल 5 वर्ष के 500 सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा, प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा सीनेट, उच्च सदन, कार्यकाल 7 वर्ष के 200 सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं द्वारा किया जाए। केंद्र सरकार का प्रमुख जो गवर्नर जनरल केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद की सलाह पर काम करेगा, जो केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगा। विदेश मामले व प्रतिरक्षा ब्रिटिश नियंत्रण में रहेंगी। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। 8वां है सिंध को बंबई से पृथक प्रांत बनाया जाए। 9वां है कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होगी। संसदीय शासन व्यवस्था। 10वां है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को पूर्ण प्रांत बनाया जाए। 11वां है केंद्र तथा प्रांतों में संघीय आधार पर शक्तियों का विभाजन तथा अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी जाएं। 12वां है प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। इनका प्रमुख गवर्नर होगा, जो प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। प्रांतों में एक ही सदन की व्यवस्था हो। देशी राज्यों को उत्तरदायी शासन की स्थापना के बाद ही भारत संघ में शामिल किया जाए। 13वां है भारत में एक प्रतिरक्षा समिति, उच्च न्यायालय तथा लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए।
28 अगस्त 1928 ईस्वी को लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को हिंदू हितों का दस्तावेज कहा था। नेहरू ने वर्तमान संविधान का ब्लूप्रिंट माना है। ये सभी बातें नेहरू रिपोर्ट में कही गई थी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को दी गई 1 वर्ष की समय सीमा, जिसको डोमिनियन स्टेट के संदर्भ में समाप्त हो जाने के बाद 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का आयोजन किया गया। कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट को पूरी तरह निरस्त घोषित किया गया। सम्मेलन में अपना अध्यक्षीय भाषण देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता है, पूर्ण स्वतंत्रता है। सम्मेलन 1929 की आधी रात्रि को रावी नदी के तट पर, कौन सी नदी? रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा, पूर्ण स्वराज्य, वंदे मातरम तथा इनकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय किया गया, 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1930 को आधुनिक भारत के इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उसके बाद आता है 9वां सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 ईस्वी के बीच। 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। फरवरी 1930 को साबरमती आश्रम में फरवरी 1930 को साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बागडोर सौंपी गई। आंदोलन शुरू करने से पूर्व गांधी जी ने आंदोलन को टालने का पूरा प्रयास किया, लेकिन तत्कालीन वायसराय से वह अपनी न्यायोचित मांगों को भी नहीं मनवा सके। वायसराय इरविन के समक्ष गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूची